हाँ, तो अब क्या करना है कि नंबर को बाइनरी सिस्टम से अब पुनः हमको कहाँ लाना है, डेसिमल सिस्टम में लाना है। तो डेसिमल सिस्टम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर को लिख लेते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में 1 1 1 1 0 1 1 ये था बेस 2 द्विआधारित पद्धति में लिखी गई संख्या। अब इसको डेसिमल सिस्टम में लिखने के लिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे एक का पोजीशन क्या है, शून्य, और दूसरा पर पावर अगर 0 है तो हम कहते हैं उसका मान वैल्यू क्या होता है, 1। थोड़ा मैथमेटिकल जोक है, लेकिन ये इस चीज को प्रूफ कर देता है। वो किसी अगले शॉर्ट वीडियो में इस चीज को हम करेंगे। तो कहेंगे एक का स्थान शून्य का, दूसरा स्थान 1 2 3 4 5 और 6, ये स्थान हम लिख लिए। करना क्या है, तो पीछे से चलते हैं। कहेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 0 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 1 से, फिर तीसरा स्थान क्या है, 0 का ना, दूसरा स्थान, तो 0 गुने 2 पर पावर 2 कर देंगे, फिर 1 गुने 2 पर पावर 3 करेंगे, 1 गुने 2 पर पावर 4, फिर 1 पर पावर 5, और फिर 1 गुने 2 6 तक। और थोड़ा हम लोग इसके बाद कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो कहेंगे 2 पर पावर 0, किसी भी नंबर है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस कितना हो गया, 32, उसके बाद 64, सब जोड़ते हैं तो सबको जोड़कर होता है 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, तो ये होता है जोड़कर 123। 2 1 3 123। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नंबर ग्राफ। नंबर ग्राफ का मतलब हो गया कि नंबर को ग्राफ के रूप में कैसे स्टडी करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे। तो कहेंगे नंबर ग्राफ में मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर, और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, तो कहेंगे दोनों को मिलाकर हम लोग कहेंगे क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जटिल संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जटिल संख्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बात कर लिए क्या, रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, तो कहेंगे रूट के अंदर हो -3, रूट के अंदर हो -5, ये सारी संख्याएं क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही हम लोग बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बात करेंगे हम लोग क्या, तो अवास्तविक संख्या का एक हो गया रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर के अतिरिक्त बात कर लेंगे हम लोग किसका, तो अनरियल नंबर का, से आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यही बन के आता है कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है। तो कहेंगे इसका रूप होता है a प्लस आई बी, जहां i क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और i का मान क्या, i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, या i का मान कितना होता है, i का वैल्यू कितना होता है, तो √/-1। इससे ज्यादा बाहर प्रश्न नहीं। प्रश्न बन सकता है इससे और कि दो अन्य नंबर, एक a प्लस आई बी कहें या आयोटा बी कहें, दूसरा इसका कंजुगेशन a प्लस क्या कहेंगे, इसका कंजुगेशन प्लस है तो माइनस आयोटा बी का गुणनफल क्या होगा, तो कहेंगे दो अन्य रियल नंबर जिसमें कि एक दूसरे का परस्पर क्या हो, कंजुगेट हो, कंजुगेशंस हो दिया हुआ, तो उनका गुणनफल क्या होता है, तो उनका गुणनफल एक रियल नंबर होता है।
क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अलजेब्रा में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि यदि a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल हो तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, व्यंजक क्या मिल रहा है, अलजेब्रा तो मिल रहा है a प्लस आई बी और गुना कर रहे हैं a माइनस आयोटा b, तो मिलता है a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कोई नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा। आई स्क्वायर का मान हो रहा है -1, तो माइनस इंटू -1 और फिर मल्टीप्लाई कर किससे, तो b स्क्वायर से। ये -1 लिखे हैं, माइनस के लिए -1, केवल चिन्ह को तो लिखा नहीं जा सकता है, केवल समझने के लिए। तो हमको मिल क्या रहा है, आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या मिल रहा है, एक कोई रियल नंबर मिल रहा है। कब, तो तब मिल रहा है जब किसी अनरियल नंबर को उसके कंजुगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलिए फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए हैं कि वह नंबर जिसको p अपॉन q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके और साथ ही साथ q हमारा 0 ना हो, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या हुआ, तो कहेंगे कि जिसको p अपॉन q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। अब थोड़ा सा विचित्र लग जाता है, वे नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को सिस्टम में ही हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अलग किया जा सकता है। हमने तो कह दिया रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रेशनल नंबर है, जो p बाई q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है इरेशनल नंबर है। तो समझ सकते हैं आप कि ऐसा कोई कौन सा नंबर है जिसको कि p बाई q के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन जो है रेशनल नंबर का थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। पहले रेशनल नंबर को समझ लेते हैं, डेसिमल सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद रेशनल और इरेशनल को हम लोग अलग करेंगे। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि डेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहेंगे, डेसिमल सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने की तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक कहते हैं हम लोग क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम। डेसिमल सिस्टम और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम जैसे अगर हम लिखते हैं कि 4/5 8, और अगर हमको लिखना हो कि 10 में 3 कर रहे हैं तो क्या 0.33333 ये चलता रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमारा क्या हुआ, तो कहेंगे ऐसा डेसिमल सिस्टम जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं चलती रहे जिसका कि अंत टर्मिनेशन ना हो। जहां टर्मिनेशन है वहां कहेंगे संख्या है तो कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में। टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में ही हमारा सारा इंटीजर भी आता है। ठीक है, ये इसमें सारा इंटीजर को रखा जाता है। ठीक है, अब के बाद कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा रिकरिंग
और दूसरा नॉन, कहेंगे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कहेंगे किसको, तो कहेंगे एक ही अंक का पुनरावृत्ति बार बार हो तो हम लोग रिकरिंग, जैसे 3.33333 ये बार बार दोहराया जा रहा है, एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं एक ही अंक हो, कोई दूसरा भी अंक हो सकता है, जैसे 4.373737, अगर दो अंकों का भी पुनरावृत्ति हो सकता है। किंतु समान अंकों का पुनरावृत्ति अगर हो रहा है तो कहेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम। पूरा क्या कहेंगे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल सिस्टम। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, 5, 6, 7 क्या देख रहे हैं, मे भी हो सकता, ठीक है। और तो कहेंगे ऐसा संख्या जो क्या है कि अंकों का पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में लिखी गई संख्या। अब इसमें बात करेंगे, बात तो हम लोग कर रहे थे कि परिमेय या अपरिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, कि उसको अलग कैसे किया जाए। तो कहेंगे रेशनल नंबर इन्हीं में से अलग कर लेते हैं। कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में लिखी जाने वाली संख्या और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में रिकरिंग जो भी संख्या होगी, रिकरिंग डेसिमल जो भी नंबर होगा, वो ही हमारा केवल और केवल परिमेय संख्या होगा, नंबर होगा। केवल यही दो रेशनल नंबर होगा और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सिस्टम में लिखी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है, तो कहेंगे √3, √2, √5, पाई। ये बार बार कई बार पूछा है कि पाई कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो कहेंगे पाई एक क्या है, तो कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान कहीं कहीं मिलता है कि पाई का मान तो सर 22/7 होता है, 3.14 होता है। तो नहीं भाई, ये केवल लगभग मान है, या ये क्या है, पाई का लगभग वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग डेसिमल सिस्टम देख लिए। अब कहेंगे डेसिमल सिस्टम में ही को और कैसे किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो ये काम का चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा, और ही हम लोग आगे अन्य जो भी चैप्टर होंगे अर्थमेटिक में या एडवांस में भी मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स जो इसकी मदद से बनाए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का तो कहेंगे रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक कहेंगे क्या, तो पूर्णांक संख्याएं, एक पूर्णांक संख्याएं और दूसरा फ्रैक्शन। भिन्न, फ्रिक्शन मत कह दीजिएगा, और ये प्रॉब्लम है ना, भी आता है। तो कहेंगे एक इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स को भी तीन भागों में बांट देते हैं। क्या कहेंगे,
पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा निगेटिव इंटीजर्स और तीसरा जीरो। जीरो को इसलिए बीच में लिखे कि अगर नंबर लाइन का बात कर ले, पॉजिटिव को बाद में लिखना होता है, निगेटिव को पहले। तो बात कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। तो कहां से 1 2 3 4 इन्फिनिटी, अनंत तक, है ना। दूसरा निगेटिव इंटीजर, तो कहेंगे -1 -2 -3, कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। और जीरो तो भाई जीरो है। अब जीरो के संदर्भ में ऐसा ना कह दें हम लोग, कभी गलती ना कर दें, या होती भी है गलती, कि जीरो क्या है, तो कहेंगे जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये दोनों ही से मुक्त है। इंटीजर को ही तीन हिस्सों में बांटेंगे, एक पॉजिटिव जीरो और तीसरा निगेटिव इंटीजर। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन। तो कहेंगे फ्रैक्शन क्या हो, फ्रैक्शन होता है जो p बाय क्यू के रूप में लिखी जाती है, वो सारी संख्याएं क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे 4/5, 5/3, और अगर हम लोग कहेंगे पूर्णांक के रूप में लिखते हैं ना, मिश्रित भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में, तो कहेंगे 3/2/5, इस प्रकार का संख्या। अब भाई 3/2/5 कहने का मतलब होता है 3 जमा 2/5, जहां 3/5 क्या है, तो कहेंगे सम भिन्न है। अब बोलिएगा कि भाई सम भिन्न क्या है, अब एक शब्द आ गया, तो भाई समझ लेते हैं सम भिन्न किसको कहेंगे, क्योंकि वैसा फ्रैक्शन, हाँ, तो बात करें हम लोग फ्रैक्शन का। तो कहेंगे फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे फ्रैक्शन को भी हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पहला कहेंगे इकाई भिन्न, है ना, या यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा, चलिए इसको पहले साफ कर लेते बोर्ड, फिर हम लोग बात करते फ्रैक्शन का, और फिर फ्रैक्शन के बाद हम लोग इंटीजर का बात करेंगे। फ्रैक्शन का बात कर लेते हैं। तो कहेंगे फ्रैक्शन को भी हम लोग कुल मिलाकर 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला बांट लेते हैं हम लोग, क्या बात किए थे अभी, तो कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। कहेंगे वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, समान हो, जिसका अंश और हर दोनों समान हो, तो कहेंगे वैसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न के नाम से जानेंगे, इकाई भिन्न के नाम से जानेंगे। तो दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बाद इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन, तो कहीं इक्वल फ्रैक्शन क्या, तो इक्वल फ्रैक्शन जो है कंपैरिजन के लिए होता है। तो कहेंगे जैसे कि 4/5, और हम लिखते हैं दूसरा एक फ्रैक्शन कि 8/10, तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ भाई। तो कहेंगे ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल फ्रैक्शन कहेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और आखिर में हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो कहेंगे जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अगर कोई फ्रैक्शन p/q के रूप में लिखा हो और p क्या हो, q से छोटा हो, तो कहेंगे ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 4/5, 4 से 5 ज्यादा है, 5/7, 5 से 7 ज्यादा है, ठीक है।
तो कहेंगे ऐसे फ्रैक्शन जिसका कि p क्या हो, q से छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, भिन्न कहेंगे। उसके बाद भिन्न को, इसको और एक शब्द कहेंगे सम भिन्न भी कहा जाता है। यहां समान है, थोड़ा सा अंतर विभेद करते हुए जाएंगे, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न। अब अगला बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा फ्रैक्शन जिसको p बटा q के रूप में देखने पर, लिखने पर नहीं, देखने पर क्या हो, q बड़ा हो p बड़ा हो q से, अर्थात न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा हो हर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/3, 9/7, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ 5 3 से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। अब आता है, इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न, कह सकते हैं, कह दीजिए अनुचित भिन्न, आपकी मर्जी। और क्या कहेंगे हम लोग, विषम भिन्न कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर भी हो, जिसमें इंटीजर भी हो और साथ ही साथ क्या हो, तो कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या क्या हो, इंटीजर हो और साथ ही साथ प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो कहेंगे ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 4.5/7। अब भाई ये मत बोल देना कि 4.5/3, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है, अभी बात की हम लोग कहें इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लस का बात कर रहे हैं। 4.5/7 का मतलब होता है 4 + 5/7, और यहां पर बात कर रहे हैं 4.5/3 का मतलब हुआ 4 + 5/3। तो ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, हमको चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ला सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो कहेंगे 4 + 5/3, 5 में एक 3 पूरा निकल रहा है, कहेंगे 4 + 1 3 पूरा निकल रहा है, प्लस 2/3, 5 में से 1 करेंगे तो 1 बचता है, तो कहेंगे क्या, पूर्णांक 2/3, और ये उचित होगा, तभी तो बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर नंबर, हमारा दो तरह का होता है, एक होता है इंटीजर और दूसरा होता है रेशनल नंबर। दो तरह का रेशनल नंबर को दो बांटते हैं, एक होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी हम लोग बात कर लिए कि फ्रैक्शन भी हमारा कितने प्रकार का, तो 5 प्रकार का। क्या क्या, तो यूनिट फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इंटीजर का, बात करते हैं हम लोग इंटीजर का। तो इंटीजर में क्या क्या बात की हम लोग, कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा क्या बात करेंगे हम लोग, जीरो। तो कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर को कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। सारा सारा पॉजिटिव नंबर का जो समूह, जो फैमिली है, जो परिवार है, वही हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, तो कहेंगे गिनती की संख्या को
नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? तो गिनती 1 से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा गिनती कहाँ से? 1 से प्रारंभ हो रहा है। 1 2 3, तो गिनती कहाँ तक समाप्त होता है? तो गिनती हमारा अनंत तक होता है। तो कहेंगे अनंत तक की संख्या नंबर। कुछ नेचुरल नंबर का फंक्शंस भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो कहेंगे नेचुरल नंबर का फंक्शंस ऐसे फंक्शंस कहिए या फिर या यूं कहेंगे कि नेचुरल नंबर से संबंधित कुछ प्रश्न बनता है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर यही संख्या 1 से लेकर n तक लिखी गई है, n कोई संख्या है, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 500 हो, है ना, तो कहीं 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे n तक बात कर रहे हैं, तो n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा n इंटू n प्लस 1/2। जैसे अगर हमको 1 लेकर 15 तक जोड़ना हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहाँ तक? 15 तक। तो कहेंगे 15 तक का योगफल क्या होगा? तो कहेंगे 15 तक का योगफल होगा हमारा 15 गुने 15 और 1 16 भागा 2, यानी कि 15 अठे 120। तो कहेंगे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो वो होगा n इंटू n प्लस 1/2। अब यही अगर बोल दे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, योगफल के लिए तो सूत्र मिल गया। अब अगर पूछ ले औसत क्या होगा, तो कहेंगे औसत के लिए तो हम जानते हैं क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कहेंगे जितनी संख्याएं हैं सबका योगफल ना, सबका योगफल, और जितनी संख्या है उससे भाग करके। तो योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और बटा 2, उसमें डिवाइड कर देंगे संख्या से। तो कहीं 1 से लेकर n तक की संख्याएं हैं तो n से डिवाइड कर देंगे, n से भाग देने पर मिलता है n प्लस 1/2। ठीक है, तो हमारा औसत क्या होगा? अगर 15 तक की संख्याओं का औसत कहें तो कहेंगे 15 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 16 में अगर 2 से भाग करें तो 8 मिलता है। ये होगा नेचुरल नंबर का एवरेज औसत। अब आगे जैसा प्रश्न मिलेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या के बाद। अब आता है पूर्णांक संख्याएं। तो कहेंगे पूर्णांक या होल नंबर किसको कहेंगे? तो कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों को, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को शामिल कर लेने के बाद क्या मिलता है? तो कहेंगे होल नंबर मिलता है। क्या मिलता है भाई? तो होल नंबर। अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर का बात करें तो नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या मिलता है? तो मिलता है होल नंबर, पूर्ण संख्या, है ना। क्या मिलता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के लिए समान सूत्र का हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में, एग्जाम में। और नहीं तो अगर केवल पूर्ण संख्याओं में जीरो से ही अगर प्रारंभ करके संख्याओं को लिखी जा रही है, ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के योगफल के लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? योगफल के लिए n इंटू n माइनस 1/2, और औसत के लिए क्या अप्लाई करेंगे? तो औसत के लिए अप्लाई करेंगे n इंटू n माइनस 1 n को हटा ही देते, केवल n माइनस 1/2। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या के लिए योगफल के लिए n इंटू n माइनस 1/2, और औसत के लिए लिखेंगे n माइनस 1/2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या को
अब प्राकृत संख्या का विभाजन हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब बोर्ड साफ कर लें। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को पुनः 4 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तीसरा सम संख्या और चौथा विषम संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, कहीं कहीं शब्द का बड़ा फेर होता है। अभाज्य या ऋण संख्या, और उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहेंगे, या और कौन सा नाम? यौगिक संख्या। फिर बात करेंगे हम लोग इवन नंबर, सम संख्या, और फिर ऑड नंबर, विषम संख्या। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? तो इन दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं हम लोग। तो कहेंगे क्या कि नंबर का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फैक्टर ढूंढेंगे। फैक्टर ढूंढने के लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे। तो कहेंगे प्राइम नंबर, जैसे अगर हम लिखते हैं 15 और 17, 19, 21, तो कहेंगे 15 का फैक्टर क्या क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या क्या होता है? प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहेंगे कि 15 का फैक्टर क्या है, क्या क्या है? शब्द आता है प्राइम फैक्टर और फैक्टर, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टर जो होता है वो केवल और केवल प्राइम नंबर से होता है, बना होता है ना। और फैक्टर है वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों हो सकता है। प्राइम नंबर में ये फैक्टर में क्या हो सकता है? तो कहेंगे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों ही हो सकता है। तो चलिए 15 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कहेंगे 1, उसके बाद 3, 5 और 15, 17 के लिए 1 और 17, 19 के लिए 1 और 19, 21 के लिए 1, 3, 7 और 21। क्या क्या मिल रहा है? 1, 3, 7 और 21। तो कहेंगे जिस संख्या का, जिस नंबर का फैक्टर, जिस संख्या का फैक्टर एक और वही संख्या हो, जैसे 17 के लिए, 17 के लिए 1 और 17, 19 के लिए 1 और खुद जो संख्या था 19, वही केवल फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। और एक और स्वयं जो संख्या है उसके अलावे भी अगर कोई फैक्टर है तो हम वैसे संख्या को, जैसे कि 15 और 21 के लिए क्या कहेंगे? तो कहेंगे 15 और 21 को कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। तो कहेंगे इवन और ऑड को एक साथ कोरिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। कहेंगे इवन नंबर किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसे नंबर जो क्या हो? डिविजिबल हो, डिविजिबल हो किससे? तो कहेंगे 2 से। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल, ठीक है, नहीं है वो ऑड नंबर है। नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑड नंबर कहेंगे। तो इवन ऑड समझ में आ गया। इवन नंबर का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 2 का पहाड़ा, है ना, 10। ऑड का तो 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 2।
अब एक बात और, ये दोनों ही संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएं पर पूरा जिक्र करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तो कहते हैं वैसा प्रोग्रेशन, वैसा क्रम, श्रेणी जिसमें क्रमागत दो पदों के बीच, क्रमागत दो टर्म के बीच क्या हो, समान अंतर हो। जैसे 2 से 4 +2 का अंतर, पुनः +2 का, पुनः 6 से 8 +2 का अंतर। वैसे ही ऑड नंबर में +2 का अंतर, 2 बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, पुनः 5 से 7 2 जुट रहा है, 7 से 9 अगली संख्या 11, यहां भी क्या हो रहा है, 2 जुट रहा है। तो कहेंगे ऐसी संख्याएं जहां किसी दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर है, तो वैसे नंबर को, वैसे संख्याओं के श्रेणी को, ग्रुप को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे, समांतर श्रेणी में कहेंगे, समांतर श्रेणी में कहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर के लिए भी दो सूत्र हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कहेंगे कि इवन नंबर का सम क्या होगा, सम क्या होगा इवन नंबर का, योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए हम लोग लिखेंगे n × n+1। अगर 5 इवन नंबर है, अगर 5 इवन नंबर है तो पांचों का सम क्या होगा, तो कहेंगे 5 × 5 + 1 तो 30। और अगर यही एवरेज का बात कर लें तो एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज होता है केवल n+1। अगर 5 संख्याएं हैं तो इसका एवरेज कितना होगा, तो इसका एवरेज होगा 6। बस इतना ही देखना है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का सम क्या होगा, ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो ऑड नंबर का सम होता है n²। अगर 5 संख्याएं हैं, 4 5 6, यहाँ 6 संख्याएं मिल रही हैं, तो 6 का ये इन सारे संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर क्रमागत रूप से लिखी गई है तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, है ना। और अगर एवरेज का बात करें तो एवरेज क्या होगा, तो चूंकि n 6² भागा 6, यानी कि 6 के स्क्वायर में 6 से भाग कर रहे हैं, तो कितना मिल रहा है 6। तो जितनी संख्याएं होंगी ऑड नंबर, जितनी संख्याएं होंगी विषम संख्याओं का, उसका एवरेज भी कितना होगा, उतना ही होगा, 6 ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कुछ नेचुरल नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशन, उस पर ध्यान देंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और साथ ही साथ कुछ डिविजिबिलिटी रूल को देख लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगला वीडियो जो है इससे थोड़ा कम होगा, वो कम समय के लिए बनेगा। और नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और आप लोगों का भी जो भी क्वेरी होगा वो कमेंट में आप दे सकते हैं। और आपसे तो बस इतना ही उम्मीद करेंगे कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। थैंक यू।